हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्वाइन विथ योर सक्सेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र आने का एक कारण था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट जब पास हुआ तो उसमें 3 धाराएं जोड़ी गईं और 3 धाराओं के जो है साथ वो पास हुआ। पहला था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की पूरी छूट हो और उनकी शिक्षा के को जो है प्रचार प्रसार करने का उन्हें पूरी छूट दे दी जाए। दूसरा था कि जो है कंपनी का ये उत्तरदायित्व होगा कि जहाँ तक उसका शैक्षिक प्रशासन है वहाँ तक वो जो है शिक्षा की भी व्यवस्था करे। और तीसरी बात ये रखी गई कि 1 लाख रुपए की धनराशि प्रत्येक वर्ष जो है वो जो है शिक्षा पर, या ये कहिए कि शिक्षा के या लाइब्रेरी के रखरखाव और शिक्षा पर खर्च किया जाए। अब यहाँ पे 3 शर्तें रखी गई थी और इन्हीं 3 शर्तों के साथ जो है 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ। इसमें 2 चीज़ें तो हो गई, तीसरी चीज़ जो थी वो 1 लाख रुपए की धनराशि की खर्च। इसमें इसी को लेकर के जो है प्राच्य और पाश्चात्य में विवाद हुआ कि ये जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो किस तरह से प्राच्य शिक्षा पर खर्च होगा या पाश्चात्य शिक्षा पर। इसी का निवारण करने के लिए मैकाले को बुलाया गया। हालांकि इसके पहले ही जब 1813 में जब पास हुआ था तो 33 तक चलना चाहिए 20 साल, लेकिन इसके केवल 10 साल ही मतलब ये नियम चला। और 1813 के बाद 1823 में ही 10 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और कमेटी बना करके ये प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा को जो है ख़त्म करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। किंतु उससे जो है वो कमेटी भी 2 भागों में बट गई और फिर वो परेशानी बनी रही। इसीलिए जब फिर से पुनरावर्तन हुआ, कंपनी का जो आज्ञापत्र 20 वर्ष बाद यानी 1833 जब पूरा हो गया तो फिर वो जो है क्या हुआ कि कंपनी का आज्ञापत्र पुनरावर्तन के लिए फिर से इंग्लैंड की संसद में पेश हुआ। उसी समय मैकाले को बुलाया गया और कि अब आप जो है ये 1 लाख रुपए की धनराशि जो थी उसका आप जो है विवेचना करें कि ये राज्य शिक्षा पर खर्च होगा या पाश्चात्य शिक्षा पर। हालांकि अब 1 लाख रुपए की धनराशि बढ़ करके जो है 10 लाख रुपए हो जाएगी 1833 के बाद। तो चलिए बात करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मैकाले की भूमिका विवेचना कीजिए, या पूछता है मैकाले विवरण पत्र में भारतीय शिक्षा के इतिहास में नई दिशा प्रदान की विवेचना कीजिए, या पूछता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मैकाले की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा करके कई तरह से पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी का जो चार्टर था हमेशा 20 साल बाद पुनरावर्तन होता था। तो अब चूँकि 1813 से 1833 तक 20 वर्ष पूरा हो चुका था, तो अब जो है उस पुनर्वर्तन के लिए उसको पेश किया गया। उसी समय 1833 के अंतर्गत ही इनको मैकाले को एक कानूनी सलाहकार के पद पर 10 जून 1833 को जो है मैकाले जी को गवर्नर जनरल की काउंसलिंग किया, कानूनी सलाहकार बना करके जो है इनको भारत लाया गया। मैकाले जी जो थे वो अंग्रेजी भाषा के साहित्य का प्रखंड विद्वान थे और साथ ही वो कुशल वक्ता और लेखक भी थे। तो हुआ क्या है कि इनको तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने जो है इन्हें शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया और इनसे मतलब सारी परेशानियां बता दी कि 1813 में ये सब दिक्कत हुई थी, 1 लाख रुपए की धनराशि जो है बात हुई थी, क्योंकि अब 1833 में वो बढ़कर 10 लाख रुपए अब हो गई है। तो इसको खर्च करने के मद में ये थोड़ा सा साहित्य और भारतीय विद्वान का अर्थ जो है ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को लेकर के दिक्कत में चल रहा है, तो इसका समाधान जो है करना है आपको, इसीलिए आपको बुलाया गया है। तो मैकाले जी ने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसको जो है उन्होंने क्या किया कि मैकाले ने सर्वप्रथम फिर 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसके तर्क संबंधी उन्होंने देखा कि धारा 43 में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, उसका गंभीरता से अध्ययन किया, क्योंकि धारा 43 के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें जोड़ी गई थी। 1 लाख रुपए की धनराशि का जो व्यय भी था उस समय वो भी धारा 43 के अंतर्गत ही था।
तो उसको उन्होंने अच्छे से उसको पढ़ा, अध्ययन किया। उसके बाद जो है कंपनी के जो लिखित जो दलीलें थीं उसको भी प्राच्य और पाश्चात्य को लेकर के उसको भी उन्होंने अध्ययन किया और फिर अंत में उन्होंने 2 फरवरी 1833 को अपना आज्ञा पत्र गवर्नर जनरल को दे दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला और निकाल करके उन्होंने 2 फरवरी 1835 यानी कि वो 33 में मतलब 20 साल पूरा हुआ पुनरावर्तन होकर के, और जो आज्ञा पत्र का, और इनको जो है 10 जून 1834 को इनको बुलाया गया और फिर इन्होंने चीज़ों को पढ़ समझ करके और इन्होंने क्या किया कि 2 फरवरी 1835 में अपना जो है विवरण पत्र जनरल को दे दिया और वही पत्र जो है वो मैकाले का विवरण पत्र कहलाया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो धारा 43 के अंतर्गत जो 3 बातें थीं वो कौन कौन सी थीं जिसका इन्होंने निवारण किया, इसी का व्याख्या की उन्होंने अपने विवरण पत्र में। इन्हीं तीनों चीज़ों की व्याख्या की थी। तो वो क्या थी तीनों बातें, वो आपको बताते चलें, जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने इन तीनों मुद्दों आवंटित धनराशि की वे कैसे हो, मतलब जो वो धनराशि थी 1 लाख रुपये जो कि अब जो है 10 लाख रुपये हो चुकी थी, उसका व्यय कैसे हो, साहित्य शब्द का अर्थ और भारतीय विद्वान की सीमा में कौन कौन से विद्वान लाए जाएं, इसकी व्याख्या। तो इन तीनों चीज़ों को इन्होंने व्याख्या किया। तो अब बात करते हैं पहला धनराशि की व्याख्या। तो मैकाले ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो धनराशि है उसको व्यय के संबंध में अगर बात करें तो कंपनी जिस प्रकार से चाहे उस पर मतलब किसी भी प्रकार से कोई पाबंद नहीं है कंपनी का, और मतलब वह जैसे चाहे उस तरह से उसको व्यय कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ ये था कि साहित्य शब्द की व्याख्या। तो उसमें मैकाले ने स्पष्ट कर दिया कि साहित्य शब्द से अर्थ केवल भारतीय साहित्य नहीं भारतीय साहित्य मतलब संस्कृत, अरबी, फारसी इन्हीं से नहीं है, इसके पश्चात जो पाश्चात्य साहित्य हैं जैसे अंग्रेजी साहित्य वो भी है। यानी इन्होंने दोनों जो है प्राच्य और पाश्चात्य दोनों को लेकर चला मैकाले जी। और तीसरा चीज़ जो है इन्होंने वो भी व्याख्या कर दिया भारतीय विद्वान की व्याख्या। तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा है भारतीय विद्वान का सीमा जो है, उन्होंने कहा बस आप ये ना समझें कि जो केवल आपके भारतीय भाषाएं जो संस्कृत, अरबी है इन्हीं को पढ़ करके लोग विद्वान हो गए, ऐसा कतई नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य पर भी पढ़े हैं, जो विद्वान यहाँ पे हैं वो अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़कर हुए हैं, जैसे लॉक के दर्शन हुए, मिल्टन की कविता हुई, ये सब भी उस श्रेणी में जो है जानकार की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से जो है उन्होंने व्याख्या कर दिया तीनों चीज़ों का। अब लॉर्ड मैकाले का सुझाव क्या था, तो उसमें उन्होंने सुझाव में क्या किया, उन्होंने बताया दोनों चीज़ों को कि जैसे प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा निरर्थक है। उन्होंने क्या बताया कि जो प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा जो है वो निरर्थक है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये जो अपने यहाँ की यानी यहाँ की जो भाषा है यानी कि जो है भारतीय साहित्य जो है जिसको हम अरबी और फारसी और संस्कृत ये सब आते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये सब अंधविश्वास और मूर्खता तथ्यों से भरी हैं, इन सब में कुछ नहीं है। और इसके साहित्य में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है, भूगोल में सिरे एवं मक्खन के समुद्रों का वर्णन है, चिकित्सा शास्त्र ऐसा है कि अंग्रेज पशु चिकित्सा को भी शर्मा जाए, और ज्योतिष ऐसा है कि अंग्रेज स्कूल की जो लड़कियां हैं वो हंसेंगी। उन्होंने इस तरह से जो है प्राच्य शिक्षा का अवहेलना किया और इन्होंने कह दिया कि इसको पढ़ना और पढ़ाना निरर्थक है। उसने सुझाव दिया कि संस्कृत, अरबी स्कूल तथा कॉलेज पर सरकारी व्यय करना व्यर्थ है, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए और प्राच्य साहित्य के मुद्दे पर सरकारी धन व्यय न किया जाए। यानी कि इन्होंने प्राच्य साहित्य को निगलेक्ट कर दिया मैकाले जी ने। और उन्होंने फिर क्या किया, दूसरा पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने मतलब सुझाव में ये था कि भाई अब सुझाव में आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्राच्य साहित्य और जो है ज्ञान की शिक्षा इन्होंने निरर्थक बता दिया, कह दिया कि भाई निरर्थक है ये, यानी संस्कृत, अरबी यानी अपने यहाँ के जो भारतीय जो साहित्य थी वो पढ़ने
के लायक नहीं है, उसको पढ़ाना निरर्थक है, उस पर पैसा नहीं खर्च होगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया। और रही बात पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को महत्वपूर्ण बता दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो अंग्रेजी शिक्षा है वो महत्वपूर्ण है। मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था वो, और वो कहा कि संस्कृत व अरबी साहित्य को वह उसके आगे नगण्य मानता था। और मैकाले के विवरण पत्र में लिखा है, वो कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक लाइब्रेरी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि वो बोला है अपने आज्ञा पत्र में कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तक भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। तो कहने का मतलब ये था कि वो यहाँ पर अपने जो है शिक्षा को यानी पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है और प्राच्य शिक्षा यानी भारतीय शिक्षा का अवहेलना किया। और उन्होंने कहा, सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का साहित्य का ज्ञान कराना बहुत अनिवार्य है और उसी को कराया जाए। और तीसरा सुझाव में कहा कि भारतीयों को शिक्षा का माध्यम जो है बनाना जो है ज़रूरी है, और वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। वो कहा कि भारतीयों को जो शिक्षा का माध्यम बनाना होगा वो अंग्रेजी शिक्षा ही बनाना होगा। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे देखा जाए तो अंग्रेजी शिक्षा को अपन बढ़ावा दिया और जो अपने यहाँ का भारतीय शिक्षा थी उसकी अवहेलना हुआ। और चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा अब कि जो उच्च शिक्षा के लिए उच्च जो है संस्थाओं की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से जो है इसके सुझाव थे। और पांचवा सुझाव ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नींव। तो इसमें भी बताया कि भाई यहाँ पे मैकाले भारत में ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का समर्थक था, किंतु उसे यह ज्ञान था कि शिक्षा संस्था में सीधे तथा अनिवार्य रूप से यह शिक्षा नहीं जो है ली जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, जो अंग्रेजी शासन के लिए ठीक नहीं होगा। तो उसे पता था कि मतलब जो है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नींव था कि भाई यहाँ की अगर आप चीज़ों का एकदम से अवहेलना ही करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे और उससे क्या होगा कि ब्रिटिश शासन के जो है खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, और जो कि अंग्रेजी शासन के लिए ठीक नहीं होगा। तो आपको यही सुझाव में 4 पॉइंट्स को तैयार रखना है। प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक बता दिया, और जो पाश्चात्य शिक्षा था उसको जो है महत्वपूर्ण बता दिया, और अंग्रेजी शिक्षा का जो है शिक्षा का माध्यम बनाना ज़रूरी है ये बता दिया। और चौथा जो पॉइंट था वो कहा कि भाई उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्था की आवश्यकता है। और पांचवा पॉइंट इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नींव, यानी कि आप इससे पता तो था कि अगर आप पूर्ण रूप से अगर आप सीधे जो है आप क्या करेंगे कि अगर भारतीय शिक्षा की अवहेलना करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग भड़क जाएंगे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी शासन के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए वो कहा कि सीधा जो है आप ऐसा अनिवार्य रूप से जो है अंग्रेजी को ना करें और धीरे धीरे चीज़ों को लागू करें। तो ये था मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के वो जो 1813 का चार्टर एक्ट में जो 3 धाराएं जुड़ी थी उन्हीं की व्याख्या करने के लिए और प्राच्य और पाश्चात्य जो है झगड़े को निपटाने के लिए केवल मैकाले को बुलाया गया था, और वही तीनों चीज़ को वो आकर के व्याख्या किया और व्याख्या करके और फिर सुझाव में वही दिया कि भाई जो प्राच्य शिक्षा है वो निरर्थक है, पाश्चात्य शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, और उच्च शिक्षा के लिए जो है उच्च संस्था होनी चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नींव हो और जिससे लोग भड़के ना, और ताकि अंग्रेजी शासन जो है वो बिगड़ने ना पाए। तो इस तरह से आपका आज हमने देखा मैकाले का विवरण पत्र। अब मैकाले का विवरण पत्र, इसी में एक क्वेश्चन और आता रहता है कि आधुनिक भारत में मैकाले की शिक्षा का प्रभाव। तो भाई उस समय क्या हुआ कि मैकाले ने जो भी था अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाया, तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया उससे भारतीयों का नुकसान ही था। कहीं ना कहीं वो जो है उसका टेंडेंसी पूर्ण रूप से यही नहीं था कि भारतीय शिक्षा को नकार दिया जाए और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो ज़रूर वो बुलाने पे
बुलाने पर जो है उन्हीं लोगों के आया था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ों को पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो भारतीयों के खिलाफ ही नहीं था, कहीं ना कहीं उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला। तो तत्कालिक प्रभाव क्या हुआ वही देखना है अब कि आधुनिक भारत में मैकाले की शिक्षा का प्रभाव अगर आज देखा जाए तो उसके शिक्षा का जो जो उन्होंने तरीका बताया उसका फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो अगर यहाँ देखें तो तत्कालिक प्रभाव और दीर्घकालिक प्रभाव दो चीज़ें हो सकता है। तो तत्कालिक में क्या हुआ कि शिक्षा नीति की घोषणा हुई। उस घोषणा में मैकाले ने जो है बहुत ही चतुरता से 1813 का जो ज्ञापत्र था धारा 43 के अंतर्गत उस चीज़ को वो क्या किया कि मतलब उसको व्याख्या कर दिया। और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि शिक्षा की जितनी भी नीतियाँ बनी वो सब इसी आधार पर बनी, मैकाले के विरुद्ध, मैकाले के शिक्षा के आधार पर ही बनी। और जैसा कि वो संस्तुतियाँ प्रस्तुत किया था उसी के आधार पर आगे बनी। और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत भी हुई। तो कहीं ना कहीं वो अगर वहाँ पे अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया होता तो फिर आगे जो है अंग्रेजी शिक्षा का विकास नहीं हो पाता। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत भी हुई और उससे क्या हुआ कि लोग जो है मतलब कई जो है अंग्रेजी माध्यम की उच्च शिक्षा के स्कूल और कॉलेज भी खोले गए और उससे जो है काफ़ी तेज़ी से जो है विकास हुआ। तो ये तो तत्कालिक प्रभाव तुरंत के थे। और अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित हुई। अब उसमें 1837 में तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड ऑकलैंड थे उन्होंने जो है क्या किया कि फारसी के स्थान पर अंग्रेजी राजकाज भाषा घोषित कर दिया। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि 1837 में जो है कौन से गवर्नर जनरल थे कि जिन्होंने क्या किया कि फारसी के स्थान पर अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित किया। तो वो थे ऑकलैंड। ठीक है, उन्होंने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी राज जो है काज की भाषा घोषित कर दिया। और यह मैकाले के अंग्रेजी के पक्ष में दिए गए तुर्कों का ही परिणाम था। तो अंग्रेजी राजकाज की भाषा भी घोषित हो गई और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दी गई। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को मतलब सब अंग्रेजी भाषा में बदला जा रहा था। तत्कालिक प्रभाव था, उससे क्या था कि जो लोग उस समय अंग्रेजी शिक्षा के को माध्यम दे रहे थे उनको तत्कालिक फ़ायदा मिल रहा था कि भाई उनको जो है नौकरियाँ यानी कंपनी में काम करने को मिलता। तो वो सब तत्कालिक प्रभाव था। अंग्रेजी जो है राजकाज की भाषा जो है घोषित हो गई और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई, शिक्षा नीति की घोषणा हो गई। तो इस सब में जो है तत्कालिक प्रभाव। दीर्घकालिक प्रभाव में क्या हुआ कि भाई जो भारतीयों को जो है पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी जो है हुई। भारत में जो है बहुत भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये आगे तमाम खोज संभव इसीलिए विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाए। और भारत में सामाजिक जागरूकता का भी उदय हुआ। वैसे हम क्या करते कि केवल हिंदी को अगर जानते तो उससे क्या था कि हिंदी जो है हर जगह नहीं आप मतलब जा कर के विदेश में हर जगह नहीं लोग समझ पाएंगे। तो अब क्या हुआ, इंग्लिश आने से आप विदेश तक या कई दूर दूर जो है जगहों तक जा कर के आप दूसरे से भी बात कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो है सामाजिक जागरूकता का भी और उदय हुआ। भारत में राजनीतिक जागरूकता का भी उदय हुआ। अंग्रेजी से शिक्षा से क्या हुआ कि जो है जो लोगों में अंग्रेज़ों से बात नहीं कर सकते थे, उस समय कंपनी के अधिकारियों से बात नहीं कर सकते थे, तो इस सब से क्या हुआ कि उनको उनकी संकीर्णता विचार जो थी उसका थोड़ा सा जो है अभाव जो था उसका कि भाई हम लोगों से बात नहीं कर सकते, कमियां थी जो वो सब दूर हुई। और मैकाले का योगदान की अगर बात करें तो योगदान आप देख बहुत से योगदान हैं कि मैकाले का जो विवरण पत्र था वो शिक्षा में ऐतिहासिक महत्व का शैक्षिक अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि भारत में शिक्षा का जो स्थायी नीति निर्धारण करने का श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। आज जितने भी शिक्षा के जो भी पहलू हैं वो सब इन्हीं को देख करके ही बनाए गए, यानी आधार इन्हीं की शिक्षा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि मैकाले ने जितना चीज़ें रख दिया कि भाई इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा भी पढ़ना ज़रूरी है और धार्मिक शिक्षा को भी उन्होंने निगलेक्ट नहीं किया। हालांकि उस समय ये था कि अगर हो जाता तो लोग भड़क जाते और वो अंग्रेज़ों के लिए वहाँ पे कंपनी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मैकाले जी ने काफ़ी अच्छा जो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया और इस तरह से शिक्षा को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये शिक्षा जो है बात यह आई कि इन्होंने नियम तो बना दिया
लेकिन शिक्षा जो है इतने लोगों तक पहुँचे कैसे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। शिक्षा इतने लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, ये सबसे बड़ी बात थी। तो कई लोगों ने मिल करके और एक जो है, यहाँ तक कि मैकाले जी भी उसमें शामिल थे, इन्होंने मिल करके सब लोगों ने एक सिद्धांत जो है बनाया, और वो था आपका डाउनवर्थ फिल्ट्राइजेशन थ्योरी, यानी निस्यंदन का सिद्धांत, जिसको हम लोग छनाई सिद्धांत भी कहते हैं या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि निस्यंदन सिद्धांत के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए या फिल्ट्राइजेशन मेथड क्या है, तो इसलिए डाउनवर्ड फिल्ट्राइजेशन मेथड। तो ये कई बार पूछा जाता है। तो इसमें ये था कि सब लोगों ने मिल करके जब देख लिया कि शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही है, नियम तो बन गए लेकिन इतने लोगों को शिक्षित करना आसान बात नहीं है, तो विचार किया गया कि भाई इतना ज़्यादा लोग हैं, कंपनी कितना लोगों के लिए वहन करेगी। कंपनी भी उसके लिए खड़ी नहीं हो पा रही थी कि इतने लोगों को एक साथ जो है शिक्षा दे सके। तो काफ़ी लोगों ने मिलजुल करके निर्णय लिया कि भाई डाउनवर्थ फिल्ट्राइजेशन थ्योरी बेहतर रहेगा। तो इसमें ये बताया गया कि जो अच्छे यानी कंपनी में जो बड़े स्तर के हैं, जैसे अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग जो है वो मतलब अपने नीचे जो है कलर का स्तर को शिक्षित करें, और कलर का स्तर जो है अपने से नीचे जो बाबू लेवल के हैं उनको शिक्षित करें। वो फिर क्या करते हैं कि वो अपने से नीचे जो काम करने वाले हैं उनको शिक्षित करें, और इस तरह से एक कड़ी से जो है, यानी कि 10 से, जैसे मान लीजिए मेन अधिकारी हुए 10, उनके अंडर में जो काम करने वाले हैं वो 20 हैं, फिर उनके अंडर जो काम करने वाले हैं वो पता चला कि 50 हैं, फिर वो 50 जो है एक एक लोग, मतलब कि कम से कम 10-10 लोग को एक लोग जो है मिल कर के शिक्षा दें। तो इस तरह से 500-400 लोगों को एक साथ शिक्षा दिया जा सकता था। तो एक ऐसे निस्यंदन का सिद्धांत आया कि शिक्षा छन छन करके जो है नीचे तक, सब लोगों तक, जनसाधारण जो है लोगों तक पहुंच जाए। इसी को निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया कि मतलब उच्च वर्ग के जो लोग हैं, वो शिक्षित वर्ग, वो क्या करें कि अपने से नीचे को, जनसाधारण को शिक्षा दें, अपने से नीचे, फिर अपने से नीचे, फिर अपने से नीचे, इस तरह से जो है शिक्षा छन छन करके सब लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक हो नहीं पाया। तो जब ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाया, तो इसीलिए आगे चल करके फिर से जो है वो दूसरे जो है नीति अपनानी पड़ी। हालांकि उस समय मैकाले जी का जो ये और लोगों ने मिलकर के जो बनाया वो काफ़ी दिनों तक काम किया, लेकिन इस तरह से नहीं किया कि जो है सारे लोग उससे शिक्षित हो जाएं। जितना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आगे फिर बदलाव करना पड़ा, और फिर बदलाव के लिए फिर बुलाया गया वुड को, क्योंकि शिक्षा जिस स्तर से चाहिए वो हो नहीं पा रहा था। दिक्कत ये थी कि जो सीख ले रहे थे वो फिर आगे उसको प्रमोट नहीं करना चाह रहे थे, आगे नहीं देना चाह रहे थे। इस तरह से शिक्षा चलने का जो है प्रोसेस बंद हो गया, और तब ज़रूरत पड़ी, फिर कंपनी जो है वो मुआयना की और उसे पता चला कि शिक्षा का स्तर बढ़ नहीं रहा है, तो उसे फिर से जो है कुछ जो है, फिर उन्होंने क्या किया कि वुड को बुलाने का जो है, वुड को बुलाया, और तभी आया वुड का घोषणा पत्र। तो उसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वुड का घोषणा पत्र आने का जो कारण था वो था शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना, और मैकाले का काम था जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें जो 3 मांग रखी गई थी, 3 धारा जोड़ी गई थी धारा 43 के अंतर्गत, उनका व्याख्या करना था। और व्याख्या करके इन्होंने क्या किया कि प्राच्य और पाश्चात्य का जो है व्याख्या किया। 1 लाख रुपए जो धनराशि थी अब वो 1834 में बढ़ करके 10 लाख हो गई थी, उसके व्यय की बात की। और शिक्षा को लेकर के इन्होंने काफ़ी काम किया। निस्यंदन का सिद्धांत भी जो है प्रस्तुत हुआ, लेकिन जन शिक्षा तक शिक्षा ना पहुंच पाई अच्छे से। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि आगे चल करके इसी को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जनसाधारण लोगों तक जो है बुलाना पड़ा किसको, वुड को, और तब आया वुड का घोषणा पत्र।
तो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे वुड का घोषणा पत्र। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर।